गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग उन सभी लोगों को जो जिस भी समय पर मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 कंटिन्यू करेंगे, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये स्टूडेंट हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 10 की शुरुआत की थी कि किस तरह से माइक्रोब्स जो है यूजफुल है हम ह्यूमंस के लिए। और हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए थे कि माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे यूज होते हैं, माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए कैसे यूज होते हैं, इसके अलावा कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस है, कौन कौन से एंजाइम्स के रूप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल है ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो आज हम उसी पॉइंट को आगे कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करते हैं कि माइक्रोब्स कैसे एसटीपी में यूजफुल है। एसटीपी मतलब स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो शुरू करते हैं कि क्या होता है ये प्रोसेस। जानने के लिए प्लीज देखते रहिए मेरी वीडियो को लास्ट तक। Microbes in sewage treatment. The municipal wastewater is also called sewage. तो आपका ये एनसीईआरटी कंटेंट है स्टूडेंट। तो सबसे पहले जिन बच्चे के पास एनसीईआरटी की बुक है वो अपने पास सबसे पहले उसे रखिए। नोट करने के लिए आपके पास कॉपी पेन भी रख सकते हैं, वरना आप सुनेंगे तो ही आपको सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन हिंदी। मैं आपको हिंदी में ही समझाने वाली हूँ। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर जो होता है उसे हम सीवेज कहते हैं। सीवेज आपको पता है, स्वेज हम बहुत बारी अपनी डेली लाइफ में वर्ड यूज करते हैं। जितना भी वेस्ट वाटर होता है इन सारे वेस्ट वाटर को हम क्या कहते हैं, स्वेज कहते हैं। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसमें बहुत सारा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर्स और माइक्रोब्स जो है उसको कंटेन्ड होते हैं। मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक। और बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो पैथोजेनिक है। पैथोजन का मतलब आप सभी को क्लियर होगा कि पैथोजन का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को होस्ट बॉडी बनाकर उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं। अब क्लियर हो गया वर्ड पैथोजन। तो जितना भी वेस्ट वाटर है हमारा उसे स्वेज कहते हैं। ज्यादातर इसमें ऑर्गेनिक मैटर इन्वॉल्व होते हैं एंड माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं। ज्यादातर जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैथोजेनिक। Before disposal, hence sewage is treated in sewage treatment plants (STPs). बहुत स्टूडेंट्स ने इसके नाम सुने होंगे, बट आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये टर्म ही क्लियर नहीं होते स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट होता क्या है। ये स्टूडेंट्स तो प्लीज वीडियो का एंड तक देखना ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एसटीपी क्या होता है। और बाय द वे ये आपके कोर्स से रिलेटेड है तो आपको पढ़ना है इसके बारे में। डिस्पोजल से पहले देखो बहुत बार हमने ये सुनने को मिला कि सारा पानी गंदा हो जाता है। अब तो जो हमारी अच्छी सी जो नेचुरल रिवर्स थी वो भी इस वेस्ट वाटर से गंदी होती जा रही है, राइट स्टूडेंट। तो क्या हो रहा है, इन्होंने एक ऐसी टेक्निक्स बनाई है जिसमें डिस्पोजल से पहले स्वेज को ट्रीटेड किया जाएगा स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में। वो कैसे वर्क करती है, जो क्या होते हैं लेस पॉल्यूटिंग होती है, लेस पॉल्यूटिंग होती है। इसमें क्या होता है, मोटे मोटे या ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो हो गए, स्टोन्स हो गए या कोई भी ऑर्गेनिक पार्टिकल्स मोटे हो, उसको क्या किया जाता है छोटी छोटी पार्टिकल्स में सेपरेट किया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है ताकि वो इको फ्रेंडली हो सके। ठीक है, तो एक तरह से पूरी क्लीनिंग करना वाटर की, ताकि वो जो रिवर से या कहीं से भी मिले वो यूजफुल रहे हमारे पीपल के लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए, एज वेल एज हमें जो है क्लीन वाटर मिले। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इससे क्या होगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अक्सर सबसे ज्यादा सफर कौन करता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं। अगर यही गंद सारा सारा वाटर गंदा पानी उनके पास आएगा तो वो सांस लेने में उन्हें दिक्कत होगी, और वो गंदा पानी पी जाएंगे तो उनकी डेथ के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो ये सारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हमें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा पूरा इकोसिस्टम आपको पता हो तो इसी से चलता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से। तो अगर उन्हें नुकसान होगा तो साथ के साथ हमारे को भी काफी नुकसान होगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। तो इसलिए एसटीपी कर पब्लिश किया गया था कि स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होती है वो लेस पॉल्यूटिंग होती है, उसमें क्या होता है क्लीन हो जाता है पानी, तो ज्यादा पॉल्यूशन फुल पानी नहीं रहता। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। आ गया व्यूज, आ गए रोल्स, आ गए माइक्रोब्स के कि क्या क्या यूज होते हैं माइक्रोब्स के, कि ट्रीटमेंट करना वेस्ट वाटर का। ठीक है, यहाँ वो टेक्निकल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा वाटर का, लेकिन एक टेक्निकली टर्म यूज किया गया है ट्रीटमेंट करना वाटर का, यानी कि उसको क्लीन करना। किसके द्वारा होते हैं क्लीन, हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स के द्वारा। हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स का मतलब आप सभी को पता होगा, एक ऑटोट्रॉफिक होते हैं और एक हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक टर्म का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म
जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, राइट स्टूडेंट्स। तो ऐसे माइक्रोब्स जो है वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सीवेज में, और इस ट्रीटमेंट को कैसे क्रेडिट होती है, 2 स्टेजेस में कैरी होती है, यानी कि हर ट्रीटमेंट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, नंबर 2 इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो 2 तरह से ट्रीटमेंट होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ज्यादातर जितना मोटा मोटा सामान होता है वो सारा क्लीन होके प्राइमरी ट्रीटमेंट से सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाता है, फिर वहां पर जो माइक्रोब्स अपना रोल प्ले करते हैं उसको और क्लीन करके आपके स्वेज तक पहुंचाते हैं, यानी कि क्लीन वाटर तक पहुंचाते हैं, आपकी रिवर्स तक पहुंचाते हैं, या जहां तक उनका डेस्टिनेशन पॉइंट है वहां तक उसको पहुंचाते हैं। डायग्राम एक बार देख ले हम। जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट का एसटीपी का आपको बता रखा है बैनर करके, ठीक है। इसके बाद आपको दिखा रखा है कि कैसे प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक्स लगे होते हैं। टैंक्स ही होते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम छोटे पैमाने पर देखें, स्मॉल स्केल पर देखें तो टैंक्स होते हैं। इसके बहुत लंबी लंबी इंडस्ट्रियल यूजेस भी है, लार्ज स्केल पे भी यूज होता है। तो नेक्स्ट है एरेशन टैंक, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, देन क्लोरीन टैंक। टैंक बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मॉडल भी बनाते हैं, एज वेल एज बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन भी बहुत इजीली शो कर देते हैं, और कौन कौन से स्टेप्स टेकन लेने चाहिए, कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं इनको और ज्यादा अच्छे वे में यूज करने का, वो सॉल्यूशंस भी हम पढ़ेंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। दीज ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, लार्ज एंड स्मॉल। फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो खुद से रिमूव करे पार्टिकल्स को, चाहे वो बड़े पार्टिकल्स हो या फिर स्मॉल पार्टिकल्स हो। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे बेसिक स्टार्ट होता है जो स्टेप, वो है फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द स्वेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। किस किस प्रोसेसेस के द्वारा, एक फिल्ट्रेशन के द्वारा और एक सेडिमेंटेशन के द्वारा, ठीक है। दोनों प्रोसेस को आप अच्छे से जानते हैं। फिल्ट्रेशन मतलब अगर आप फिल्ट्रेट करते भी है, आपने केमिस्ट्री लैब में भी देखा होगा, फिल्ट्रेट पेपर भी होते हैं, फिल्ट्रेशन पैनल भी होता है, जिससे क्या करते हैं कि मोटे मोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऊपर ठहर जाते हैं, और जो लिक्विड फॉर्म पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे से फिल्ट्रेट होकर आ जाते हैं। सिमिलरली आपका आरओ इसी बेस पर डिपेंड करते हैं फिल्ट्रेशन के प्रोसेस पर। तो जो बेसिक है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट का है, फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस। और ऐसा नहीं है कि मोटे मोटी चीजें, कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो मीडियम साइज की होती है, वो पैनल से रिलीज हो जाती है, निकल जाती है, तो उनको कैसे रिमूव करें, तो उसके लिए बहुत सारे स्टेजेस बना रखे हैं। इनिशियली फ्लोटिंग डैब्रीज इज रिमूव्ड बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। स्टार्टिंग में क्या होता है, डैब्रीज। स्टूडेंट डैब्रीज का मतलब होता है गार्बेज, ठीक है। डैब्रीज का सिनोनियम जो है वो है गार्बेज, या कह लो गार्बेज का सिनोनियम है डैब्रिज। तो डैब्रिज का मतलब होता है गार्बेज। फ्लोटिंग डैब्रिज इज रिमूव्ड बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के द्वारा जो तैरता हुआ ऊपर हमें डैब्रिज, कूड़ा करकट दिखता है, उसको रिमूव किया जाता है सबसे पहले। अगर आप अपने माइंड में एक इमेजिनेशन बनाओ कि आपके सामने एक नदी है, एक नदी तो काफी अच्छी है, एकदम क्लीन है, और दूसरी नदी जो है वो बहुत उस कूड़े करकट से भरी हुई है, उसमें पत्थर वगैरह है और वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वेस्ट वाटर है, तो कौन सी नदी आपको सही लगेगी, फ्रेश वाली, क्लीन वाली, क्योंकि वो यूजफुल है ज्यादा। और जो डैब्रिज से भरी हुई है, पहले क्या करेंगे, अगर आपको क्लीनिंग प्रोसेस भी दिया जाता है तो पहले क्या करेंगे, हम डैब्रिज को रिमूव करेंगे थ्रू फिल्ट्रेशन, ताकि उसका जल्दी से जल्दी फिल्ट्रेट हो जाए। देन द ग्रिट। ग्रिट का मतलब क्या होता है, सॉइल एंड सम स्मॉल पेबल्स, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं और उसमें मिट्टी होती है, इस सब की बात कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम ग्रिट, ठीक है। ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, किस प्रोसेस से, सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से। तो 2 चीजें क्लियर होगी कि फिल्ट्रेशन जो है आपका प्रोसेस, एंड सेडिमेंटेशन जो आपका प्रोसेस है, उसका कहाँ यूज हो रहा है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में मेन मोटिव होता है फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स को, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो। फिर उसमें 2 प्रोसेसेस आते हैं, यानी कि फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन का काम क्या होता है, जो फ्लोटिंग डैब्रिज होती है उसको रिमूव करना, और जो सेडिमेंटेशन होता है उसका काम क्या होता है, जो छोटे छोटे सॉइल या स्मॉल पेबल्स होते हैं उसको रिमूव करना। क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते आगे, ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लूज। जितने भी ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, चाहे पेपर तो चलो फ्लोट कर डिप कर जाता है, लेकिन इसके अलावा जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, प्राइमरी स्लूज बनाते हैं, एंड द सुपरिनटेंडेंट फॉर्म्स द एफ्लुएंट। फिर बाद में वो क्या बनाते हैं, एफ्लुएंट बनाते हैं। यानी कि आप यही बात करो कि आपके पास बहुत बड़ी नदी है, ठीक है, नदी हो या कुछ भी हो, कोई भी वाटर का सोर्स हो, ठीक है, तो उसमें क्या है, आपके पास बड़े पत्थर भी तैर रहे हैं, छोटे पत्थर भी तैर रहे हैं, तो इससे पूरी नदी गंदी है।
नीचे सॉइल के पार्टिकल्स आपके पास तैर रहे हैं, ये सारे नीचे सेटल्ड हो गए हैं, ठीक है। ये सारे क्या बनाते हैं, एफ्लुएंट भी कह सकते हैं हम इसे। फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो अब क्या हुआ, इन दो प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन से रिमूवल हो गया। अब थोड़ा पानी में क्या हो, यहाँ पर मान लो फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन का प्रोसेस हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर थोड़े कम पार्टिकल्स रह गए जो फिल्ट्रेट होकर भी नहीं निकले ना सेडिमेंट होकर निकले हैं, राइट। तो थोड़े पार्टिकल्स रह गए, थोड़े मिट्टी के पार्टिकल्स रह गए या फिर कुछ और कह लो आप। तो क्या हुआ, उसको कहाँ भेजा जाता है हमने, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। उसको कहाँ भेजा जाता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन का प्रोसेस हो गया। अब कहाँ जा रहा है वो, सेडिमेंटेशन नेक्स्ट सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। ये आपको रफली डायग्राम दिखा रखा है जो आपको एक्सप्लेन कर रहा है प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसे होती है। बहुत किसी भी तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इसका फ्लो डायग्राम बना के, क्योंकि कितने टैंक्स की जरूरत पड़ रही है वो सारी चीजें डिपेंड करती है कि उसमें कितनी गंदगी है, वो उसको किस तरह से ठीक करना है, राइट स्टूडेंट्स। आगे डिस्कस करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर आपको ये थिंकिंग करनी है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट से आपका कूड़ा करकट वगैरह सब कुछ निकल चुका है, जितने भी मोटे पार्टिकल्स है वो सारे फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन के थ्रू निकल चुके हैं। अब आ गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट, को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। द प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक। अभी हमने सबसे पहली फिगर में पढ़ा था ना कि प्राइमरी टैंक की बात क्या आता है, एरेशन टैंक आता है। इसमें क्या होता है, जितना भी एफ्लुएंट है, अब आपको समझ आ गया, क्लियर होगी टर्म एफ्लुएंट मतलब जितना भी सारा रिमूवल हो गया उसके बाद जो बचा कुचा उसे हम कहते हैं एफ्लुएंट। उसको पास किया जाता है किसमें, लार्ज एरेशन टैंक्स में। कहां पास किया जाता है, लार्ज एरेशन टैंक्स में, वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड इज एयर इज पम्प्ड इनटू इट। अब यहाँ क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है, एरेशन, एयरेशन, यानी कि एयर का काम जरूर होगा इसमें। तो यहाँ पर क्या होता है, मैकेनिकली क्या होता है, एयर को पंप किया जाता है इस वाले टैंक में, यानी कि जो आपका एरेशन टैंक है उसमें एयर को पंप किया जाता है, एयर को पंप किया जाता है। दिस अलाउज विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स। अब देखो एरोबिक का मतलब क्या होता है, वो माइक्रोब्स जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वर्क करते हैं। आई अगेन रिपीटिंग कि वो माइक्रोब्स जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्क करते हैं उसे कहते हैं एरोबिक माइक्रोब्स। तो यहाँ पर उनको अच्छे से एरेशन टैंक में एयर मिल रही है बहुत अच्छे से, तो यहाँ पर जितने भी एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अब ग्रो करना शुरू होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, फ्लॉक्स में जाते हैं, फ्लॉक्स में ग्रो करते हैं। मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर इतने सारे बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर जाते हैं कि वो फंजाई के फिलामेंट्स में भी आकर ग्रो करने लग जाते हैं, यानी कि उनसे कोरिलेशन बना लेते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो उस पार्ट को हम कहते हैं फ्लॉक्स, ठीक है, उस पार्ट को कहते हैं फ्लॉक्स कहते हैं। ये एक तरह से स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस अलाउ, जिससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है, जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंजाई की। तो कहाँ ग्रोथ होती है, दैट इज इनटू द फ्लॉक्स, फ्लॉक्स में इनकी ग्रो होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखा रखा है एसटीपी का चार्ट। इसके अलावा हम डिस्कस कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ बीओडी। बीच में आपके टेक्स्ट बुक में आ गया ना कंसेप्ट ऑफ बीओडी, तो उसको भी मैंने सोचा साथ से डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक भी कंसेप्ट हमारा छूटे ना। बीओडी क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फुल फॉर्म ऑफ बीओडी इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो आपको यहाँ पर फ्रंट में मेंशन की गई है फुल फॉर्म, ठीक है। तो व्हाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द एफ्लुएंट। बहुत ही ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। अब हमारा प्राइमरी टैंक से आगे बढ़कर एफ्लुएंट कहाँ गया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट से पहले वो कहाँ गया था, एरेशन टैंक में, जहां पर उसे अच्छे से एयर मिल रही है। एयर मिलने के बाद वो क्या हो रहा है, बहुत सारे एरोबिक माइक्रोब्स उसमें ग्रो अप करना शुरू हो गए थे शुरू ग्रो अप करना। अब क्या हो रहा है, ग्रो करते समय ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना स्टूडेंट्स, अब वो कैसे ग्रो करेंगे, उन्हें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, ठीक है। उन्हें बहुत सारी क्वांटिटी में क्या चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर चाहिए। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द बीओडी ऑफ द एफ्लुएंट। इससे क्या होता है, जो बीओडी है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन की जो डिमांड है एफ्लुएंट में, कम हो जाती है। अब इसको अगर हम इमेजिनेटिव वे से, डायग्राम वे से समझे, तो आपके पास ये है एरेशन टैंक, ठीक है। ये सिर्फ एक रफ डायग्राम है स्टूडेंट्स, ताकि आपकी इमेजिनेशन भी क्लियर हो जाए, आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास क्या है, एक
एरेशन टैंक है, ठीक है, मैं नाम नहीं लिख रही, आपको पता चल गया ये एरेशन टैंक है। इसमें क्या हो रहा है, एयर मिल रही है यहाँ से, मान लो आपको हर जगह से जहां से भी इसके ओपन प्लेस है यहाँ से इसको एयर मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो अप कर रहे हैं। अब ग्रो अप कर रहे हैं तो जो एरेशन टैंक है वहां से तो एयर मिल रही है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो अप कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे करके इंक्रीज हो रहे हैं, उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो है यहाँ पर, सारी ऑक्सीजन धीरे धीरे करके ये सारी ऑक्सीजन को कंज्यूम करने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें काम करना है, काम करने के लिए इन्हें एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो इन्हें एनर्जी के रूप में क्या चाहिए, ऑक्सीजन ही तो चाहिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्क करते हैं। तो ये जितने भी मैं ग्रीन ग्रीन से मार्क करूँ, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म जो है इंक्रीज करते जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन मिलते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, आगे इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो पूरे एफ्लुएंट की, यानी कि यहाँ पर जितना भी प्रोडक्ट है, यहाँ पर एरेशन टैंक में जितनी ऑक्सीजन है वो रिड्यूस होती जा रही है। अगर उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहे हैं तो वो रिड्यूस होगी या नहीं होगी, तो यस रिड्यूस होगी वो। तो क्या होगा, इससे बीओडी रिफर करता है अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन आ गई, ये स्टूडेंट्स बुक में भी आपकी यही लिखा है, लेकिन आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो इसके लिए आपको समझाते हैं कि जो बीओटी होता है यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो क्या होता है आपके पास, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, जितना भी अमाउंट जो होता है ऑक्सीजन का प्रेजेंट होता है वो कंज्यूम किया जाता है, कंज्यूम किया मतलब उसको यूटिलाइज किया जाता है, उसको यूज किया जाता है। इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया, अगर ऑर्गेनिक मैटर में 1 लीटर वाटर में जितने भी बैक्टीरिया आपके ऑक्सीडाइज्ड होंगे उसको कहते हैं हम बीओडी। अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको बीओडी टर्म क्लियर हुई या नहीं हुई। फिर से एक बार समझते हैं कि बीओडी क्या होता है, ये वो अमाउंट होता है ऑक्सीजन का जो कंज्यूम किया जाता है, जिसे यूज किया जाता है जब आपके पास ऑर्गेनिक मैटर हो। 1 लीटर ऑफ वाटर में बैक्टीरिया कितने ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीडाइज होने के लिए भी तो उनको ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो 1 लीटर ऑफ वाटर में बैक्टीरिया कितने ऑक्सीडाइज होते हैं उसे कहते हैं बीओडी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। द स्वेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिड्यूस्ड, जब तक बीओडी कम नहीं हो जाता तब तक सीवेज वाटर को क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, उसको क्लीन करा जाता है, उसका प्रोसेस चलता रहता है। द बीओडी टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ सैंपल ऑफ वाटर, ठीक है। तो बीओडी क्या होता है, टेस्ट करता है कि कितना ऑर्गेनिज्म ने ऑक्सीजन ली जब वो वाटर को यूज कर रहा था, ठीक है, यानी कि वाटर को क्लीन करते समय कितनी ऑक्सीजन वो ले जा रहे हैं, दैट इज बीओडी। इनडायरेक्टली बीओडी इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। आपको इन्होंने तीनों टर्म से समझा दिए, एक तो फुल डेफिनेशन दे दिया आपको, एक डायरेक्टली बोल दिया, और एक इनडायरेक्टली कैसे बोलेंगे कि बीओडी क्या होता है, कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है वाटर में, दैट इज बीओडी। कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है वाटर में, दैट इज बीओडी। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, ताकि मैं इसको और अच्छे से क्लियर कर सकूं। द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, जितना बीओडी का ज्यादा यूज होगा, ठीक है, वेस्ट वाटर में जितना बीओडी ज्यादा प्रेजेंट होगा, मोर इट इज पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, यानी कि उतना ही ये पॉल्यूटेड था, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि बीओडी जो है आपके पास वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अगर मैं ये अपना डायग्राम रफ करूं तो कुछ इस तरह से आपको बीओडी से मेजर किया जाता है कि कितना हमने ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वाटर के अंदर। तो ये आपको दिखा दिए गए कि इस तरह से इसको मेजर किया जाता है, और आपको इमेजिनेटिव डायग्राम भी बना के दिखा दे कि कैसे इसका यूटिलाइजेशन होता होगा। Once the BOD of sewage or waste water is reduced significantly, अभी इन्होंने बोला कि जितना रिड्यूस होगा उससे पता लगेगा कि वाटर कितना पॉल्यूटेड था। तो एक बारी जब बीओडी का अच्छे से रिड्यूस हो जाता है, द एफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू अ सेटलिंग टैंक। अब एफ्लुएंट को कहाँ पास किया जाएगा, सेटलिंग टैंक में पास किया जाएगा, वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट, जहां पर बैक्टीरिया की जो फ्लॉक्स थे, यानी कि जो फंजाई के साथ चिपक कर, फंजाई के साथ रहकर जो इतना सारा मेस बना रहे थे, इतना सारा स्ट्रक्चर्स बना रहे थे, वहां पर वो क्या होता है, सेडिमेंट हो जाता है, वहां पर वो चीजें सेटल डाउन हो जाती है, वहीं पर वो चीजें छूट जाती है। इस तरह के सेडिमेंटेशन को क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड सॉल्यूट। इस तरह के सेडिमेंटेशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एक्टिवेटेड सॉल्यूट। यानी कि जब बीओडी को
अच्छे से रिड्यूस किया जाएगा, तो उसके कहाँ पेस्ट किया जाएगा एफ्लुएंट को? सारा जो बच गया अभी भी वेस्ट मटेरियल सेटलिंग टैंक में, वहां पर फ्लोक्स का सेडिमेंटेशन होगा और इसी सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को हम एक्टिवेटेड स्लूज कहते हैं। A small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as the inoculum. क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जो थोड़ा सा पार्ट जो है ना एक्टिवेटेड स्लूज का, यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट जो था एक्टिवेटेड सल्यूज का, उसे वापस भेज दिया जाता है एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक में वापस भेज दिया जाता है। The remaining major part of the sludge is pumped into large tanks called anaerobic sludge digester. फिर remaining part जो होता है उसको कहाँ भेज दिया जाता है? anaerobic sludge digester में, जो बच गया है। Here, other kind of bacteria which grows anaerobically digest the bacteria and the fungi in the sludge. यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? जो anaerobic sludge digester है उसमें एक और एनारोबिक बैक्टीरिया पाया जाता है जो स्लूज में प्रेजेंट बैक्टीरिया और फंजाई को डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो एनारोबिक का मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना हो, ऑक्सीजन का यूज ना करे। तो एक एनारोबिक है, एक एरोबिक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन, इस डाइजेशन के समय बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है गैसेस के मिक्सचर को, जैसे मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन कौन सी गैसेस को मिक्सचर को प्रोड्यूस करता है? नंबर 1 मीथेन, देन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड। These gases form biogas, और ये गैसेस जो है वो क्या बनाती है? बायोगैस। आप सभी को पता होगा कि मीथेन जो है सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है बायोगैस में, एंड इसको यूज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज किया जाता है। किसे? बायोगैस को। आज भी यूज किया जाता है, आज भी इसका यूटिलाइजेशन होता है और इट इज द वेरी गुड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है एनर्जी का, बायोगैस। ठीक है, तो अब आई थिंक आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले एक बारी मैं थोड़ा सा रिपीट करते हुए बताती हूँ कि सबसे पहले हमने क्या किया था। बीओडी के कंसेप्ट को क्लियर करने से भी पहले हमने स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात की थी कि एसटीपी होता क्या है। हमने पढ़ा था जो वेस्ट वाटर होता है स्वेज का, उसको हम कहते हैं स्वेज, राइट। जो वेस्ट वाटर होता है उसको हम कहते हैं स्वेज। इस स्वेज को हमें साफ करना है, वाटर को क्लीन करना है, तो उसके लिए एक टेक्निक बताएगी, दैट इज एसटीपी स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट। सबसे पहले इसके दो मेथड होते हैं, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने दो प्रोसेसेस पढ़े थे, तो उसमें पढ़ा था फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है? जितने भी मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी मोटी मोटी चीजें होती है, वो सारी रिमूव हो जाती है, फिल्टर्ड हो जाती है। बट ऐसे भी कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं जो मीडियम साइज के होते हैं, या फिर मिट्टी जो बहुत ही पतली होती है जिसको हम देख नहीं सकते, बहुत मुश्किल से रिमूव होती है। इसको वाटर से कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो क्या करते हैं, उसको हम फिर सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से रिमूव करने की कोशिश करते हैं। अब यहां से भी रिमूव नहीं होता, उसको कहाँ भेजा जाता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेजने के बाद जो एफ्लुएंट होता है, यानी कि जितना भी अब बच गया, वेस्ट बच गया पानी के अंदर, उसको हम भेजते हैं कहां पर? एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक में क्या होता है? एयर प्रेजेंट होती है, तो एयर प्रेजेंट होगी तो कौन काम करेगा? एरोबिक माइक्रोब ऑर्गेनिज्म जो एयर की प्रेजेंस में वर्क करते हैं। इसी के बीच हमारा कंसेप्ट आया बीओडी का। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काम करना है, एनर्जी चाहिए उन्हें, तो वो कहां से लेंगे? वो लेंगे बीओडी से, जो ऑलरेडी प्रेजेंट होगी आपके एरेशन टैंक में, क्योंकि उसका नाम ही एरेशन रखा गया है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? अब क्या हुआ, उन्होंने यूटिलाइज किया। तो जैसे जैसे वो रिड्यूस होती जाएगी बीओडी, हमें पता चलता रहेगा कि इतना वाटर पॉल्यूटेड था, क्योंकि देखने में और उसको एज्यूम करने में और उसको पहचानने में काफी फर्क होता है, राइट स्टूडेंट्स। तो बीओडी के कंसेप्ट के बाद फिर जो एफ्लुएंट बचा उसको पास किया जाता है सेटलिंग टैंक में। फ्लोक्स जो हमने एक टर्म पढ़ी थी, जो मास होता है बैक्टीरिया एंड फंजाई का, उसको हम आगे एक्टिवेटेड स्लूज में भेजते हैं, यानी कि सेडिमेंट करके उसी प्रोसेस को हम एक्टिवेटेड स्लूज कहते हैं। इसके बाद वो सारा का सारा कंटेंट जो है लार्ज बड़े बड़े टैंक्स में जाता है, जिसे एनारोबिक स्लूज डाइजेस्टर भी कहते हैं। यहाँ पर जो एनारोबिक यानी कि जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, वो वाले ऑर्गेनिज्म काम करते हैं जल्दी जल्दी, और इसी डाइजेशन के समय पर वो क्या करते हैं?
बहुत सारी गैसेस के मिक्सचर को ऑब्टेन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हो गया मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है, सारी की सारी जो गैसेस है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है बायोगैस की, जो बायोगैस बनाने में हेल्प होती है, तो जो हमारे पास एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब हमने देखा, इतना लंबा प्रोसेस हमने समझ लिया। आई होप आप सभी इसको साथ साथ नोट भी कर रहे हो, क्योंकि आपको एक अच्छी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गया एक नॉर्मल बेसिस पर, एनसीईआरटी के बेसिस पर, नीट के पॉइंट के बेसिस पर। तो आई होप आप सभी ने नोट किया होगा क्या क्या चीजें हैं और उसको एज्यूम किया होगा। अब माइक्रोब्स क्या है, प्रोडक्शन कैसे करते हैं बायोगैस की, अभी हमने पढ़ा ना, ये सारा कोरिलेटेड है स्टूडेंट्स, इसलिए आपको साथ के साथ पढ़ने को मिल रहा है। बायोगैस जो है मिक्सचर है गैसेस का, जिसमें सबसे ज्यादा जो होती है वो क्या प्रेजेंट होती है, मीथेन, जो प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी से एंड विच में बी यूज्ड एज फ्यूल, और फिर उसे माइक्रोबियल एक्टिविटी से प्रोड्यूस होती है जो भी हमने डिस्कस किया, और फिर उसे फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रो करते हैं एनारोबिकली ऑन सेलुलोसिक मटेरियल, सेल के सेलुलोसिक मटेरियल पे ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे एनारोबिकली बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन को, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को भी और हाइड्रोजन को भी। तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मिथानोजन्स। वो बैक्टीरियाज जो प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस को, साथ में छोटे अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन को भी, तो उस तरह के बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, मिथानोजन्स। ये नीट में भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसके अलावा आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपके 11th क्लास में भी आपको ये मिथानोजेंस के टर्म क्लियर करवा चुकी है। वन सच कॉमन बैक्टीरियम इज मिथानोबैक्टीरियम, और इसका एक जो नाम है बैक्टीरिया का वो आपके साथ डिस्कस करके बताया गया है, दैट इज मिथानोबैक्टीरियम। These bacteria are commonly found in the anaerobic solution during sewage treatment। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो तो एनारोबिक सोल्यूज अभी हमने पढ़ा था, एनारोबिक सोल्यूज डाइजेस्टर, वहां पर पाए जाते हैं स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट में। ठीक है, तो आपके पास ऐसा नहीं है कि आप छोटे पैमाने पर छोटे छोटे टैंक्स देखो जो आपके घर में टैंक्स प्रेजेंट होते हैं, नहीं, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, एक इसका भी आपको डायग्राम से एक्सप्लेन किया गया कि किस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं। और ऐसा नहीं है छोटे छोटे टैंक को, ये पिक्चर में आपको छोटे लग रहे हैं लेकिन काफी बड़े बड़े टैंक्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर इतना सारा वाटर है तो उसके हिसाब से टैंक्स भी वैसे ही साइज के है। माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस को आगे हम पढ़े, तो दीज बैक्टीरिया आर आल्सो प्रेजेंट इन र्यूमेन, अ पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल। कैटल्स के जो स्टमक का एक थोड़ा सा पार्ट जो होता है उसे र्यूमेन कहते हैं, उसमें भी प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया और मिथानोबैक्टीरिया। एंड a lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen। और ऐसे बहुत सारा जो सेलुलोसिक मटेरियल है कैटल के फूड में प्रेजेंट होता है जो र्यूमेन में, क्योंकि सारा खाना हमारा मेन स्टमक में जाता है, तो र्यूमेन वाले पार्ट में अरेंज्ड होता है। र्यूमेन में क्या होता है, ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज को एंड प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल। ठीक है, ये सारी टर्म्स नॉर्मल वर्ड्स में लिखी हुई है, हमें समझ आ रही है कि र्यूमेन यानी कि जो स्टमक का एक पार्ट होता है वहां पर बैक्टीरिया जो होता है हेल्प करता है सेलुलोज के ब्रेक डाउन होने में एंड प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल ताकि उन्हें न्यूट्रिशन मिल सके, कैटल की न्यूट्रिशन में। द एक्सक्रीटा यानी कि डंग मतलब वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ कैटल कॉमनली कोल्ड गोबर। यस, जो कैटल का जो एक्सक्रीट यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट हुआ जिसे हम गोबर कहते हैं, इज रिच इन दीज बैक्टीरिया। वो क्या होता है, इन बैक्टीरिया में काफी रिच होता है न्यूट्रिशन के बेस पर। डंग कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कोल्ड गोबर गैस। तो आप सभी को पता होगा कि हम बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाने जाता है, क्योंकि ये जो है न्यूट्रिशन रिच होती है। ठीक है, और इसको फ्यूल के यूज में भी लिया जा सकता है। तो अब आपके सामने ये डायग्राम है कि किस तरह से हम इसके लिए बायोगैस बनाते हैं, किस तरह से ऑर्गेनिज्म यूजफुल होते हैं। तो डायग्राम में आपको एक टिपिकल बायोगैस प्लांट दिखा रखा है, राइट। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी अवेलेबल होगा। इसमें क्या होता है, गैस होल्डर होता है, आपको यहाँ पर दिखा रखा है गैस होल्डर, डंग भी यहाँ पर प्रेजेंट है यानी कि गोबर, एंड वाटर भी प्रेजेंट है। तो इनका जो मिक्सचर होता है उसे हम कहते हैं स्लरी। ठीक है, इसके मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, स्लरी। तो यहाँ पर ऐसे लिखा नहीं जाएगा बट मैंने आपको बोल दिया दैट इज स्लरी। एंड इसके अलावा गैस होल्डर है, गैस होल्डर हो गया जिसमें हमारे पास सारी गैसेस प्रेजेंट होती है। स्ल्यूज भी प्रेजेंट है, डाइजेस्टर जो सबसे बड़ा हम छेद करके गड्ढा करके जहां पर इस टैंक को रखते हैं गैस होल्डर को, उसे डाइजेस्टर कहते हैं। और यहाँ पर एक आउटलेट पाइप है जहां से गैस रिलीज होती है।
बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ कंक्रीट टैंक 10 से 15 फीट डीप होता है। एक बायोगैस प्लांट कैसा दिखता है उसको डिस्क्राइब किया गया है कि 10 से 15 फीट डीप होता है, इन विच बायोवेस्ट को कलेक्ट किया जाता है, स्लरी ऑफ डंग इज फेड, जिसमें बायोवेस्ट को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और स्लरी को फीड यानी कि स्लरी जो है वहां पर उसका मिक्सचर बनाते हैं डंग एंड वाटर का। अ फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी। अब स्लरी के ऊपर क्या होता है, फ्लोटिंग कवर रखा जाता है, राइट, which keeps on rising as the gas is produced in the tank due to the microbial activity। जो क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पर कवर जो उठता रहता है फिर नीचे होता रहता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी हो रही है उससे वो हिलता है, ठीक है, और इससे क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप्स की गैसेज है, ज्यादातर मीथेन वो प्रोड्यूस होती है। द बायोगैस प्लांट हैज एन आउटलेट। तो बायोगैस प्लांट के ऊपर मैंने अभी बताया था ना, गैस वाला अब आउटलेट है, जिससे गैस के विच इज कनेक्टेड टू अ पाइप टू सप्लाई बायोगैस टू नियर बाय हाउस। पास के घरों में पाइप एक जो कनेक्टेड होता है वहां से वो बायोगैस रिलीज होकर उनके घरों तक जाती है। द स्पेंट स्लरी इज रिमूव थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। जो स्लरी आपने बनाई, जो स्लरी बच गई, उसको रिमूव किया जाता है एक दूसरे आउटलेट के जरिए, उसको हम फर्टिलाइजर में भी यूज करते हैं। ये डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है। यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर रखा है कि किस तरह से ये टैंक रखा जाता है और किस तरह से इसके सारे फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले नीचे आता है डाइजेस्टर, ठीक है, डाइजेस्टर होता है आपके पास, ये आउटलेट्स बना रखे हैं। एक होते हैं आपके पास ऊपर गैस आउटलेट, आप मार्क करते हुए पॉइंट पे ध्यान देना, जहां से क्या होता है, नियर बाय हाउस पे आपको क्या बायोगैस प्रोवाइड की जाती है, राइट, वहां से कनेक्टेड होते हैं पाइप्स, ये गैस आउटलेट हो गया। एक दूसरा आउटलेट होता है जहां से स्लरी को रिमूव किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। स्लरी क्या होता है, मिक्सचर होता है डंग एंड वाटर का, उसको रिमूव किया जाता है ताकि हम उसको बाद में फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज कर सके। इसके अलावा गैस टैंक होता है, यहाँ पर आपकी सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, जो अभी भी आपको बताई थी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड मीथेन, ठीक है। सॉइल तो मिट्टी तो प्रेजेंट होती है क्योंकि हम इसको अंदर की तरफ डालते हैं, ऐसा कुछ सच नहीं है, बाहर की तरफ इसको दिखाते हैं। मैन्युअल फर्टिलाइजर में यहाँ बनकर इसका आउटलेट से यहाँ आपको बाहर दिख जाता है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी बड़े अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स एज अ बायो स्टूडेंट यू शुड हैव क्लैरिटी ऑफ दिस ऑल द थिंग्स। आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए इन सारे वर्ड्स की। इसके साथ ही बायोगैस की कहाँ यूज होते हैं। कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज रूरल एरियाज, गांव में आप देखोगे, और फिलहाल ऐसे तो इंडस्ट्रियल बेसिस पे भी काफी जगह कैटल डंग गोबर को यूज किया जाता है, जो वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो बायोगैस प्लांट जो है ऑफन are more often built in rural areas. The biogas thus produces used for cooking and lighting. Cooking and lighting के लिए use कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी है बायोगैस प्रोडक्शन की was developed in India mainly due to the efforts of Indian Agriculture Research Institute IARI and खड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन KVIC के द्वारा इस टेक्नोलॉजी को, कौन सी टेक्नोलॉजी, बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। तो आपको ये बताया गया है सारे यूजेस क्या है बायोगैस के। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज स्टूडेंट्स थम्स अप बटन, लाइक बटन जरूर दबाइएगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको इसके बारे में क्या जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, तो शेयर करें कमेंट में, ताकि और स्टूडेंट्स को भी पता लगे, इनफैक्ट मुझे भी। इसके अलावा आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं कि हाउ द कंटेंट इज, हाउ आई टीच, यू कैन गिव मी द फीडबैक ऑल्सो, as well as share it with your friends as much as you can। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। वन मोर थिंग इज दैट साथ में बने उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।